हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है पटेल और आज अपन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि क्या है, अपना फर्स्ट सेम का भी रिजल्ट आया है। बहुत ज्यादा उसमें से बच्चे पास भी हुए, बहुत ज्यादा बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर भी आए, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बैक्स भी लगे। M1 में, ED में ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें बैक लगे। ठीक है, तो मैं उसी से रिलेटेड अगर कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करूं कि यार फर्स्ट सेम में जो आपने गलती की थी वो आप सेकंड सेम में ना करें, है ना। इसी के लिए आज की ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट आपके लेना चाहता हूं, जिसमें मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो अपना अभी रिजल्ट आया है फर्स्ट सेम का, उसमें 70-30 का रेशियो रहा है कि मतलब 70% बच्चे पास हुए हैं और 30% बच्चे बैक लगी है, जिसमें 1 से 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में उनकी बैक लगी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी इन बैक्स के पीछे? ठीक है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि जो बच्चे थे वो क्या है, फर्स्ट ईयर में आए अपन, हर चाहे वो CBSE का बच्चा हो, MP बोर्ड का बच्चा हो, हर अपने आप को जो स्कूल के टॉपर रहते हैं वो सारे एक साथ इसमें आते हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छे परसेंटाइल आते हैं उन्हीं को, तभी उनको CS या ये ब्रांचेस मिलती हैं और उसके बाद वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात ये है कि यार सारे टॉपर्स अपन स्कूल के आ जाते हैं, अपन को लगता है इंजीनियरिंग भी हलवा है, इसको आराम से अपन लास्ट में पढ़ के निकाल देंगे। कुछ बच्चे एक्सेप्शनल ऐसे भी होते हैं कि लास्ट में पढ़ के निकाल लेते हैं, पर वो एक्सेप्शनल ही रह जाते हैं। ठीक है, अगर अपन को अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़े पहले से, ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा डेडिकेशन देना, 4 साल पूरे इसमें बर्बाद ही कर देना है। ठीक है, बस फर्स्ट से सेकंड ईयर में जिससे आपकी हैबिट नहीं बन जाती कि एग्जाम को किस तरह से पास किया जाता है, उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस देना है। उसके बाद जैसे आप सेकंड थर्ड ईयर में चले जाते हैं, वो तो लास्ट में ही पढ़ के निकालेंगे कि यार लास्ट में किस तरह से अपन को एग्जाम निकालना पड़ता है, वो एक हैबिट अपन को पहुंच जाती है जब अपन फर्स्ट ईयर थोड़ा अच्छे से निकाल लेते हैं अच्छे परसेंटाइल के साथ। ठीक है, तो अपन को सिंपल क्या करना है, जो अपना 30% बैक का रहा है उसमें मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है कि ज्यादा टाइम नहीं देना, 2 से 3 महीने पहले आप पढ़ना स्टार्ट करिए। और जो अपने मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट कौन कौन से, अपना हो गया M1 हो गया, ठीक है, उसके बाद M2 हो गया और ED हो गया, और अपना बेसिक BEEE हो गया। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। अगर आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, आपको सेमेस्टर से इसको पढ़ना स्टार्ट करना है, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इसमें शुरू में ढील दे दी तो आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अगर मैं अपने एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट की एक किस्सा बताऊं आपको, तो अभी करंट में जब वो 4th सेमेस्टर में है तो उसकी 4 बैक लगी है। ठीक है, पहली बैक अपनी M1 में जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद जो होता है M2 में, और उसके बाद ED में, ये तीनों सब्जेक्ट में बैक लगी है। अब आप बताइए, जब 4th सेम में इन 3 सब्जेक्ट में बैक लगी, जो अपना फर्स्ट सेम सेकंड सेम में आता है, तो वो जो अपने 4th सेम के सब्जेक्ट है वो हुआ अपने 5 सब्जेक्ट, और ये 3 सबसे खतरनाक सब्जेक्ट जिसके इरफान भैया ने कोर्स भी बना के रखे। ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक सब्जेक्ट है, उनको किस तरह से निकाल पाएंगे? डायरेक्ट अपनी सेम बैक लगेगी, कोई ईयर बैक लगेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ढील कम देना है कि यार अपना BEEE हो गया, ठीक है, उसके बाद अपना M2 हो गया, M3 हो गया, इनको क्या करें अपन कि थोड़ा सा ज्यादा फोकस के साथ पढ़ें, थोड़ा सा ज्यादा पहले से पढ़ना स्टार्ट करें। उसके बाद जो हो गया अपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, BME, BCM, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, या इंग्लिश की बात करें, ठीक है, और अपना कौन सा है, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिसको आप अगर 2 से 3 महीना पहले भी अपन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करें, आराम से निकाल सकते हैं। आप दिन का 1 घंटा भी अगर देंगे तो बहुत से निकाल पाएंगे। ठीक है, और मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि अपन लोग क्या है, मैंने इरफान भैया ने जो आपके लिए बनाया है यार कि बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी हो गया, ठीक है, उसको भी अपन करा रहे हैं यूट्यूब पे फ्री। उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स भी हो गया, उसको भी कंप्लीटली फ्री करा रहे हैं। BEEE तक ऐसे सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, फ्री का बच्चों को वैल्यू नहीं करते, है ना। अपन अपनी तरफ से जो मैं भी दे रहा हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स में, या सचिन दे रहा है, ठीक है, और BEEE वाले सर भी दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहे हैं कि आपको चीज समझ में आए और आप इस प्लेलिस्ट को पढ़ के पूरा एग्जाम निकाल लें। पर फिर भी क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीच बीच की वीडियो देख लेंगे और सोचेंगे यार भैया समझ में नहीं आ रहा है, फिर कहीं और जंप करेंगे, फिर वो चीज होगी। ठीक है, पर क्या है, हमने आपके लिए कुछ ऐसा कोर्स बनाया, ऐसी प्लेलिस्ट तैयार करी, आप इस प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं, आपकी एक चीज नहीं छूटने वाली। आप इस प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, मेरी केमिस्ट्री की हो, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की, या BEEE की, हमने एक एक टॉपिक आपको कराया लाइन से। ठीक है, अब अगर आप इन प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, आपको कहीं से कोई बैक नहीं आने वाली, कहीं से कोई फेल नहीं करेगा। ठीक है, बट आप ये भटकना छोड़ दीजिए कि यार एक टॉपिक इधर से पढ़ लिया, एक टॉपिक उधर से पढ़ लिया। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश, चाहे वो BEEE सर, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिले, जिससे आपको इसके अलावा कहीं और भागने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको एक भी वीडियो अच्छी आती है, आप जाके चेकआउट करिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, एजुकेशन पॉइंट के, अपना क्या
प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, चाहे वो बीसी की हो, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की हो, इंजीनियरिंग फिजिक्स, प्लेलिस्ट से लाइन से पढ़ना स्टार्ट करें। अगर एक चैप्टर उठा रहे हैं, यूनिट 1 उठा रहे हैं, तो यूनिट 1 के फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट के 13 लेक्चर तक आप पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। ये जैसे कंप्लीट हो जाए उसके बाद उठाइए यूनिट 2, वहां से पूरा मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट तक पूरा कंप्लीट पढ़िए, जिससे आप कंप्लीट अगर चैप्टर पढ़ेंगे आपको चीजें बहुत से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़े कि आपको कोई दिक्कत हो, तो यही चीज थी, क्योंकि फर्स्ट सेम में बहुत से बच्चों ने वो मिस्टेक की है कि यार इधर उधर से भाग भाग के पढ़ना है, और लास्ट में वही है अपन इधर उधर ढूंढते रहते हैं पर कहीं पे भी कंप्लीट नहीं मिलता, जिसकी वजह से एग्जाम में क्या करना है, क्या लिखना है, वो चीज क्लियर नहीं होती। और मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ये किया है कि यार अपन एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो भी चीज मैं आपको बताऊं, जिससे आपको एग्जाम में इस आंसर को अगर आए, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो भी आपको बताया, उसके बाद अगर आए तो इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट को होती है दिक्कत, है ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं वही कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट को कंप्लीट पढ़िए और प्रिपरेशन को थोड़ा पहले से स्टार्ट करिए। लास्ट मोमेंट पे वो आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे, आपको अपने आप हैबिट पड़ जाएगी किस तरह से एग्जाम निकाला जाता है लास्ट में पढ़ के। पर अभी से वो कोशिश मत कीजिए, आप फर्स्ट ईयर से मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट ईयर को थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करके पढ़िए, जिससे कि अपना सीजीपी एक बार मेंटेन हो जाए, ठीक है, 8-9 सीजीपी अगर मेंटेन हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप चीजों को एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करिए कि लास्ट में किस तरह से निकालना है, ठीक है। तो बस यही था, ठीक है। अब वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब अपन आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट, जिसका अपन पार्ट 1 आज डिस्कस करेंगे। आज अपन 3 प्रॉपर्टी क्लियर करेंगे, सबसे पहले फ्लैश एंड फायर पॉइंट, सेकंड क्लाउड एंड पावर पॉइंट, और थर्ड एनिलिन पॉइंट, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 रहेगा, उसके बाद पार्ट 3 रहेगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जो विस्कोसिटी से आते हैं। अगर आरजीपीवी स्पेसिफिक आरजीपीवी एग्जाम की बात करें तो जो न्यूमेरिकल है वो थर्ड चैप्टर से पूछे ही नहीं जाते हैं। थर्ड चैप्टर से क्या पूछा जाता है, थ्योरी पार्ट, ठीक है। वो थ्योरी पार्ट मैं लास्ट की वीडियो में आपको बताऊंगा ये कौन कौन सा थ्योरी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में से, ठीक है। पर वही है कि मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा, पर वो चीज आपको नहीं करनी है कि यार अपन इंपॉर्टेंट ही पढ़ के जाएं। अपन को क्या करना है, पूरी जो मैंने आपको प्लेलिस्ट पढ़ाई है पूरा का पूरा पढ़ के जाइए, क्योंकि आरजीपीवी जो बना रहा है वो हाई लेवल के पैटर्न बना रहा है, जब से अपन 2023 के बाद से मैंने पेपर देखा है, तो ठीक है। तो आपको क्या है, वो कंप्लीटली जो पहले कभी पूछा नहीं गया वही चीजें वो पूछ रहा है ना। तो अपन जब पूरा का पूरा पढ़ के जाएंगे तभी एग्जाम में अपन से क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक है। तो पूरी चीज अपन को पढ़ना है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दे देना, ठीक है। तो बिना टाइम इसके अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है फ्लैश पॉइंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड अपना फायर पॉइंट, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है, दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। सबसे पहले फ्लैश पॉइंट को देख लेते हैं। फ्लैश पॉइंट आपको इसके नाम से ही क्या क्लियर हो रहा है, फ्लैश मतलब कोई स्पार्क जलना, है ना, या फिर एक चिंगारी की बात करें वो, तो वही चीज अपना क्या है, फ्लैश पॉइंट, ठीक है। इसको अगर एक डेफिनेशन में अगर पिरोना है तो क्या बात कर सकते हैं, फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल लुब्रिकेंट कैन गिव इनफ वेपर दैट इग्निट फॉर अ मोमेंट, ठीक है। फ्लैश पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे जो अपना लुब्रिकेंट है, जो अपना ऑयल लुब्रिकेंट है, वो क्या है, एक मोमेंट के लिए जो स्पार्क करता है, उसी को अपन फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आपने ये चीज ये प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा, जब आप केमिस्ट्री लैब जाते होंगे, वहां पे क्या है, ये अपना लुब्रिकेंट को एक मेजर करने के लिए, या फिर बात करें जो लुब्रिकेंट ऑयल रहता है उसको हीट करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इस वाले उसमें अपन ऑयल लुब्रिकेंट को डालते हैं, ठीक है, और इसको क्या करता है, एक टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, एक टेम्परेचर दिया जाता है। उसी टेम्परेचर में एक जब अपन को फ्लैश पॉइंट दिख जाता है कि एक स्पार्क दिखता है, उस पॉइंट को अपन क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि यार इतने पॉइंट पे अपन को फ्लैश पॉइंट दिखा था, ठीक है। तो आई होप सो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये बस एक डेफिनेशन में जो आपको लिखवा रहा हूँ कि अपन एग्जाम में अगर आए फ्लैश पॉइंट को डिफाइन करने के लिए उसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल वही है कि फ्लैश पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे जो लुब्रिकेंट है, ऑयल लुब्रिकेंट है, वो एक इनफ टाइप का स्पार्क जो है वो क्रिएट करता है फॉर अ मूवमेंट के लिए, कुछ मूवमेंट के लिए। वो कंटिन्यूसली जलता नहीं है, कुछ मूवमेंट के लिए जो है स्पार्क करता है, ठीक है। जैसे ये बिलो द फ्लैश पॉइंट द सब्सटेंस कैन रिलीज वेपर दैट मे ब्रीफली कैच फायर बट वॉन्ट सस्टेन कंबशन, ठीक है। वो क्या है, ब्रीफली जो है कैच करता है फायर को, बट क्या है, कंटिन्यूसली जो है सस्टेन नहीं रहता, कंबशन नहीं करता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, फ्लैश पॉइंट। और वही थर्ड पॉइंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर फॉर हैंडलिंग एंड स्टोरिंग फ्लेमेबल लिक्विड, ठीक है। कुछ सेफ्टी मेजर अपन को रखने पड़ेंगे किसको, हैंडल करने के लिए, और स्टोरिंग फ्लेमेबल लिक्विड, मतलब
जो अपना फ्लेमेबल लिक्विड है उसको स्टोर करने के लिए। आई होप सो जो ये चीज़ है फ्लैश पॉइंट क्या होता है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आए अपन को सिंपल ये 3 पॉइंट पे उस चीज़ को डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर अपन फायर पॉइंट देखते हैं जो उसका ही कोरिलेटेड है। चलिए अब फायर पॉइंट देख लेते हैं। फायर पॉइंट भी सिंपल वही है, उसमें क्या होता था, जो फ्लैश पॉइंट होता था वो कुछ मूवमेंट के लिए होता था, पर फायर पॉइंट क्या होता है, कुछ 5 से 6 सेकंड के लिए वो कंटिन्यूसली जो है फ्लेम करता रहता है, जलता रहता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें टॉर्च, 2 मिनट यार सॉरी, अगर मैं टॉर्च की बात करूं, टॉर्च में क्या होता है, जब हम उसको जलाते हैं तो कंटिन्यूसली 5 से 6 सेकंड तक वो जलता रहता है ना। उसी तरह ये अपना फायर पॉइंट, ये फायर पॉइंट इज द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे ऑयल बर्न होता है कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 5 सेकंड तक, ठीक है। जो अपना ऑयल है वो कंटिन्यूसली 5 सेकंड तक बर्न होता रहता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इट इन मोस्ट केसेस द फायर पॉइंट आर 5 डिग्री टू 40 डिग्री हायर देन द फ्लैश पॉइंट, ठीक है। क्या है कि अपना कुछ केसेस में जो अपना फायर पॉइंट है वो फ्लैश पॉइंट से 5 टू 40 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद द फ्लैश एंड फायर पॉइंट आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय यूजिंग पेंस्की मार्टन एपरेटस, ठीक है। कुछ एपरेटर्स होते हैं जिसको अपन यूज करके इसको निकाल सकते हैं। वो चीज एग्जाम में लिखने के लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में अपन लिखेंगे फालतू, अपना आंसर बड़ा होगा, ठीक है। ये चीज फ्लैश और फायर पॉइंट क्या आता है, शॉर्ट नोट में लिखने को आता है, ठीक है। अगर आप ये 3 डेफिनेशन भी लिख देते हैं, 3 पॉइंट भी अगर आप एग्जाम में इसको डिफाइन कर देते हैं, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। ये ऑपरेटर जो है, ये जब आप प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल करने जाएंगे, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लैब में, वहां पे आपको आपकी मैम या सर बहुत अच्छे क्लियर करवाएंगे, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिकल आपको वहां पे करना होगा, ठीक है। इसका जो अपना ये एपरेटस है इसके हिसाब से अपन को फ्लैश और फायर पॉइंट निकालना होगा, पर थ्योरी एग्जाम में इसकी कोई नीड नहीं है, अपन को सिंपल इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर एग्जाम में आता है फायर पॉइंट और फायर पॉइंट निकालने के लिए सिंपल ये 3 डेफिनेशन लिख देंगे। अगर फ्लैश पॉइंट पूछा जाता है, आप ये सिंपली 3 डेफिनेशन लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपल इन दोनों को नोट कर लीजिए। फिर अपन किसकी तरफ बढ़ते हैं, क्लाउड और पोर पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो चलिए अब अपने थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है, क्लाउड पॉइंट, ठीक है। क्लाउड पॉइंट अपन को नाम से क्लियर हो है, क्लाउड पॉइंट ऐसा एक पॉइंट होता है जो अपना लुब्रिकेंट रहता है, ठीक है। जो अपना लुब्रिकेंट रहता है वो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पे वो क्लाउडी और हेजी टाइप का हो जाता है, ठीक है। उसका अपने सराउंड में क्लाउडी और हेजी टाइप फॉर्म कर लेता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लाउड पॉइंट, ठीक है। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन की या पॉइंट की बात करें, द क्लाउड पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वैक्सी क्रिस्टल और सॉलिड स्टार्ट टू फॉर्म इन अ लिक्विड causing to become cloudy और hazy, क्या है, क्लाउडी टू हेजी, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लाउड पॉइंट। और बाकी की ये 2 पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम में थोड़े से पॉइंट बढ़ाने के लिए मैंने 2 पॉइंट भी ऐड कर दिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन करने को कि डिफाइन करिए क्लाउड पॉइंट क्या होता है, तो सिंपल आप ये फर्स्ट डेफिनेशन जिससे अपन क्लाउड पॉइंट को बहुत से क्लियर कर देंगे, उसके बाद आपके पास 2 ये पॉइंट आराम से लिख सकते हैं, जिससे अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आप इस चीज को नोट कर लीजिए। फिर अपन पोर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अपने 4 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है, पोर पॉइंट। 4 प्रॉपर्टी है अपनी पोर पॉइंट, ठीक है। पोर पॉइंट क्या होता है, पोर पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे जो अपना लुब्रिकेंट रहता है वो एक फ्लोइंग स्टेट में चले जाता है, उसी को अपन पोर पॉइंट बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन पे नजर डाले क्या लिखा है, द पोर पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड, ये लिक्विड नहीं है, ये क्या है, लुब्रिकेंट। पोर पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे जो अपना लुब्रिकेंट है कैन स्टिल फ्लो और भी पोर्ड, मतलब वो फ्लोइंग स्टेट में, जिस स्टेट में फ्लो करने लगता है वो लिक्विड, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोर पॉइंट। और उसको चीज को नोट कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में जाएंगे आपको चीजें बहुत क्लियर हो रही होगी। अपन को एग्जाम में लिखने के लिए इसको इस तरह से थ्योरेटिकल तरीके से सीखना होगा। अगर आप लैब में जाते होंगे, मैम आपको या सर आपको ले जाते होंगे, ठीक है, आपके प्रोफेसर आपको केमिस्ट्री लैब ले जाते होंगे, वहां पे आपको ये चीज कराई होगी लुब्रिकेंट में, ठीक है। उसके बाद इट्स अ प्रैक्टिकल मेजर ऑफ हाउ वेल अ सब्सटेंस फ्लो और कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल मेजर है जिससे अपन को पता चलता है हाउ जो अपना सब्सटेंस है वो फ्लो और कोल्ड टेम्परेचर में किस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बिलो द पोर पॉइंट द लिक्विड बिकम टू थिक एंड विस्कस टू पोर इजिली, ठीक है। पोर पॉइंट के बिलो जो अपना लिक्विड है वो क्या हो जाता है, थिक और विस्कस इन द पोर इजिली, ठीक है। उसके बाद नोइंग द पोर पॉइंट इज क्रूशियल, ठीक है। ये कुछ ऐड है, अगर आपको 4 पॉइंट तो अपन को इसी डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है, पर मैंने 3 से 4 पॉइंट जो आपके लिए ऐड कर दिए कि एग्जामिनर को अच्छा एक्सप्रेशन पड़े, कि बंदे को कुछ और आता है लिखने को, ठीक है। तो अगर आप ये 4 पॉइंट अपन लिख देते हैं एग्जाम में, तो एग्जामिनर की नजर में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। 2 मिनट ये भी
उठ गया। ठीक है, इंप्रेशन बहुत से पढ़ने वाला है कि यार बच्चे को थोड़ा सा और अच्छे से आता है। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में जिसमें आप इसको नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, उसमें आप ये 4 डेफिनेशन लिख देगा, थोड़ा सा आप इसको पढ़िएगा। 4 पॉइंट तो अपन क्लियर हो गया कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे अपना लुब्रिकेंट क्या होता है, एक फ्लोइंग स्टेट में चले जाता है, उसी को अपन 4 पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद ये 3 पॉइंट थोड़ा सा नजर डालिएगा, एग्जाम में याद आते हैं तो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है? एल्लीन पॉइंट। एल्लीन पॉइंट क्या होता है? एल्लीन पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे जो अपना ऑयल रहता है या फिर लुब्रिकेंट बोले, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑयल एंड लुब्रिकेंट और अपना इक्वल वॉल्यूम ऑफ एल्लीन, दोनों जब एक दूसरे से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? एल्लीन पॉइंट। यही चीज अपनी जो डेफिनेशन वो कह रही है, इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑयल एंड एल्लीन कंप्लीटली डिसॉल्व इनटू ईच अदर। एक दूसरे में जब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, जो अपना एल्लीन है और ऑयल या फिर लुब्रिकेंट बात करें, जब एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? एल्लीन पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया एल्लीन पॉइंट क्या होता है। उसके बाद इसको कुछ डिफाइन भी कर सकते हैं 3-4 पॉइंट में, जैसे द एल्लीन पॉइंट मेजर हाउ वेल ऑयल कैन मिक्स विद एनिलीन। ठीक है, एल्लीन पॉइंट डिफाइन करता है कि जो अपना ऑयल है वो एनिलीन के साथ कंप्लीटली अच्छे से मिक्स हुआ या नहीं। ठीक है, उसके बाद दिस टेस्ट हेल्प डिटरमाइन द ऑयल एबिलिटी टू डिसॉल्व सर्टेन सब्सटेंस। ठीक है, ये एबिलिटी ये डिटरमाइन क्या करता है कि ऑयल की एबिलिटी डिटरमाइन करता है कि अच्छे से डिसॉल्व हो पाता है नहीं किसी भी चीज में, पर्टिकुलरली दोज विथ एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद ऑयल विथ मोर एरोमेटिक कंपोनेंट टिपिकली हैव लोअर एल्लीन पॉइंट, मीनिंग दे मिक्स वेल विथ एल्लीन। ठीक है, उसके बाद द एल्लीन पॉइंट इन्वॉल्व, मतलब ये सिंपली 3-4 जो पॉइंट है एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन देने के लिए, वो भी मैं आपको जोड़ दिया है। पर एनिलीन पॉइंट जो है वो इसी चीज से डिफाइन हो जाता है। अगर सिंपल एक लाइन में अपन को एनिलीन पॉइंट को याद रखना हो तो, और ये चीज नहीं भी याद रही ना, तो अगर आपको ये चीज याद रही कि एनिलीन पॉइंट क्या होता है, यार भैया ने मेरे को बताया था, एनिलीन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जो अपना ऑयल रहता है या लुब्रिकेंट रहता है, इक्वल अमाउंट ऑफ ऑयल या लुब्रिकेंट और इक्वल अमाउंट ऑफ एनिलीन जब एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? एल्लीन पॉइंट। अगर इतना ही ध्यान रहता है, आप आराम से अपनी बाकी की डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज आप लिख देंगे। उसके बाद अपने मन से भी जो आपके अंदर से निकल रहा है कि एल्लीन पॉइंट को मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, आप अपनी ओन लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, आई होप सो एल्लीन पॉइंट बहुत से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ये प्रॉपर्टी इसका किस तरह से बनेगा? शॉर्ट नोट आता है अपना। ठीक है, अगर थर्ड चैप्टर से बात करें, ठीक है, थर्ड चैप्टर से बात करें तो किस तरह से पूछा जाता है? शॉर्ट नोट ऑन सबसे पहला दे देगा जैसे अपने फ्लैश और फायर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड दे देगा अपना क्या? क्लाउड और पोर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड अपन को दे एल्लीन पॉइंट या कुछ भी ऐसे डिफाइन करने को दे सकता है। मतलब जो आंसर आएगा शॉर्ट नोट में अपन को लिखने को आएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट में आता है जैसे फ्लैश ऑन फायर पॉइंट पूछा तो सिंपल फ्लैश पॉइंट में ये इतनी चीजें आप डिफाइन कर देंगे। ठीक है, फ्लैश पॉइंट में 3 पॉइंट डिफाइन कर, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट आप डिफाइन कर देंगे। उसके बाद फायर पॉइंट में 3 पॉइंट आप डिफाइन कर देंगे, 6 पॉइंट आप लिख देते हैं, आपको फ्लैश पॉइंट के पूरे नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के पूरे नंबर मिल रहे होंगे। उसके बाद क्लाउड पॉइंट आता है, सिंपल ये 3 पॉइंट लिख देने और ये 4 पॉइंट लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे। 4 में से अगर 3 भी याद रहते 3 भी लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एल्लीन पॉइंट अगर शॉर्ट नोट में डिफाइन करने को आता है, सिंपली आप ये डेफिनेशन लिख देगा, आपको पूरा अच्छे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिंपल, आई होप सो जो अपने प्रॉपर्टीज हैं, ये 5 प्रॉपर्टी आपको बहुत से क्लियर हो गई होगी। 5 नहीं, क्योंकि दो कोरिलेटेड है। जैसे अगर फ्लैश और फायर पॉइंट बोले तो एक साथ ही इसको बोला जाता है। ठीक है, तो फ्लैश और फायर पॉइंट एक ही हो गया, उसके बाद क्लाउड एंड पोर पॉइंट एक हो गया, उसके बाद ये थर्ड एल्लीन पॉइंट। आई होप सो आज के लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और जो मैं स्टार्टिंग में चीज बोली थी यार, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है आपको, एक पर्टिकुलर वीडियो को फॉलो नहीं करना है, यार टॉपिक से भटकते हुए नहीं है। ठीक है, आपने टॉपिक सर्च किया होगा, मेरी वीडियो आई होगी, आपने देखा होगा, मैं वही बोलूंगा कि ये वीडियो अगर आपने देखा है तो आप एक बार जो अपने डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप चेकआउट करिए, वहां पे मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना के रखी है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिसके अपन ने प्लेलिस्ट कंप्लीटली बना के रखी है। जैसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मैंने 3 यूनिट करा दिए,
इंजीनियरिंग फिजिक्स की भी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें 3 यूनिट भैया ने करा के रखी है, 4th और 5th के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसकी भी जो सचिन है उसने फर्स्ट यूनिट करा दी है, उसके बाद अभी आगे की भी यूनिट डलने वाली है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें भी 1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 2nd यूनिट रनिंग में है, वो भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिनों में, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल इसके भैया ने कुछ करा के रखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही आप पढ़ लेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और भी वीडियोस बन जाएगी थोड़े टाइम में, ठीक है। बाकी ये जितनी भी हैं ये भैया ने आपके लिए फ्री कोर्स रखा है, ठीक है, फ्री रखा है यूट्यूब पे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो ये शायद पेड भी हो सकता है या हट भी सकता है यूट्यूब से, आपके रिस्पॉन्स पे है। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो ये चीज और बनेगी आगे, ठीक है। अभी अपन ने 3 यूनिट कराई है, आगे भी और यूनिट कराऊंगा। अगर आपकी रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आपके कमेंट आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप शेयर कर रहे हैं वीडियोस, क्योंकि भाई ये हम लोग इतनी मेहनत डाल रहे हैं यार आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है यार इसके साथ आप शेयर करिए, एंगेज होइए थोड़ा सा, आप कमेंट करके बताइए भैया ये चीज आपने पढ़ाई, ये चीज समझ में। अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आता वो भी आप बताइए भैया ये चीज पढ़ाई आपने समझ में नहीं आया, ठीक है। कुछ नहीं भी आता तो आप बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। पर आप कुछ बताएंगे ही नहीं तो भी कहां से चलेगा। अगर आपको अच्छे समझ में आता है आप वहां पे अप्रिशिएट करिए थोड़ा सा, जिससे क्या हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार बड़े भाई ने अपन को कमेंट किया है। बड़ा भाई तो नहीं, बड़ा भाई आप मान लीजिए, अपने छोटे भाइयों ने अपन को कमेंट किया है, बताया है कि यार भाई आपको आपकी ये वीडियो अच्छी लगी है, ये वीडियो नहीं लगी है, तो मैं उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर पाऊंगा इस चीज़ों को, ठीक है। तो बस यही कहना था यार कि ये चीज़ें अपने भैया ने आपके लिए फ्री करके रखी है। फर्स्ट ईयर को तो पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है, इधर उधर भटकना ना पड़े। कुछ अपने जैसे पेड कोर्सेज M1 M2 EG, जो मैंने आपको फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में जो चीज़ बताई थी यार, एक 2nd ईयर की स्टोरी है कि एक बच्चे का अपना फर्स्ट M1 में, M2 में और EG में इतने खतरनाक सब्जेक्ट है कि वो 4th सेम तक आ गया, पर भी अपना जो फर्स्ट सेम का जो अपना मैथमेटिक्स 1 है, 2nd सेम के जो अपना EG और M2 है, ये अभी तक निकला। और समझ लीजिए ये इतना कठिन सब्जेक्ट है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को बात करें, जैसे M2 की अगर आपके सेम में उसी को अगर पूरा सेम भी पढ़ते हैं तो भी बहुत मुश्किल है चीज़ें करना, ठीक है। अगर आप पूरा सेम पढ़ते हैं 1 घंटा तभी जाके आपको वो क्लियर होगा, क्योंकि अगर 5 यूनिट पढ़ते हैं उसके इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतनी सारी चीजें जब आपके वो माइंड में रहेगी तभी जाके आप एग्जाम निकालेंगे, ठीक है। अब बताइए अगर आप 4th सेम में हो, ठीक है, उसके बाद ये 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी हो, 3 सब्जेक्ट भी निकालना, उसके बाद जो अपने 4th सेम के बच्चे हैं वो 5 सब्जेक्ट भी निकालना है, तो कहाँ से चीजें होने वाली है तब सोचिए आपको कितना ज्यादा डिप्रेशन में, कितने ज्यादा उसमें चले जाएंगे। क्योंकि अगर एक भी सब्जेक्ट जैसे M1 की बात करें, अगर ये मर्सी पेपर हुआ तो सीधा आपका सेम बैक लगेगा, ठीक है। फिर वही है, कोई मतलब ही नहीं, फिर जो अपना 4 साल की इंजीनियरिंग थी वो 5 साल में पहुंच जाएगी। तो चीज़ों को थोड़ा करना है। अगर आपको कोई सी भी दिक्कत आती है कि यार भैया अपन को M1 M2 EG का कोर्स लेना है, ठीक है, तो ये कुछ अपने फ्री कोर्सेज तो अपन ने कर दिए यूट्यूब पे। अगर और भी कोर्सेज जैसे M1 M2 EG ये अपन को निकालना है, ये चीज़ें आपको करनी है, पढ़ाई करनी है, तो सिंपल इसका प्राइस 799 है। आप ऐप लिंक जो ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये फ्री कोर्सेज हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। वहां पे आपको जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, RGP यूनिवर्सिटी हो या AKTU यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी हो, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे आपको सर्च करना है, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आपके सेम में जो भी सब्जेक्ट हैं आप वहाँ से कोर्स लेके पढ़ सकते हैं। अपन कॉलेज में इतनी ज़्यादा फीस भरते हैं फिर भी अपन नहीं निकाल पाते, फिर दिक्कत होती है यार, बैकलॉग लगता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि अपन को आगे वाले सेम के पूरे 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पूरे इंजीनियरिंग में अपन को 40 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके बाद ये अपने बैकलॉग वाले सब्जेक्ट, तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। बट अगर आप ये चीज़ें पढ़ते हैं डेडिकेशन के साथ, आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो ये आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपल, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती हो कोर्स लेने में, सिंपल आप ये नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये 2 नंबर है, दोनों में जिस पे भी आपको कॉल करना हो, मैसेज करना हो, व्हाट्सअप करना हो, आप आराम से पूछ सकते हैं कि यार भैया मेरे को ये कोर्स चाहिए, ठीक है, मैं किस तरह से परचेज कर सकता हूँ, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल रहा होगा, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन ये है कि आपको ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करना है, वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्च करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपको सारे कोर्सेज लाइन से मिल जाएंगे। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में कोर्स हो आप सीधा लेके पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।